अब नेक्स्ट है थर्ड, वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट वर्सेस एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पता है किसे कहते हैं, और एक्सपोर्ट सब प्रोमोशन किसे कहते हैं? मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उसे कहते हैं कि आप एक चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे, फिर आपने वो खुद बना ली, ठीक है, और वो खुद बना ली, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। और एक और स्ट्रेटेजी होती है ISTE स्ट्रेटेजी। ISTE स्ट्रेटेजी होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन देन एक्सपोर्ट। मतलब आपने इतनी एफिशिएंट बना ली कि अब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें चाइना मशहूर है कि उनके पास चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, वो उसकी कॉपी बनाते हैं और उसको फिर बेचते हैं, और फिर जो एक्चुअल इंडस्ट्री होती है, जो एक्चुअल कंट्री होती है जिसने वो बनाई होती है, उसी को ही ऑफसेट कर देते हैं वो। एक्सपोर्ट प्रोमोशंस क्या होती हैं, जो पाकिस्तान में कॉमन है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, सही है, सपोर्ट करती है अपनी इंडस्ट्री को, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव बन जाए, ठीक है। जैसे हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उससे सपोर्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग 1950s 1960s एंड 1970s में डेवलपिंग नेशंस ने क्या किया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोडक्शन एक स्ट्रेटजी थी, उसको अडॉप्ट करना शुरू किया, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस कौन सी होती हैं? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और ODC, ऑर्डिनरी डेवलपमेंट कंबोडियस कंट्रीज होती हैं, ठीक है। ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड, तो वो 4 कैटेगरी भी पता होनी चाहिए। सबसे नीचे जो होती हैं वो LDC होती हैं, उनसे ऊपर ODC होती हैं, उनसे ऊपर MDC होती हैं, और उनसे ऊपर OECD कंट्रीज़ होती हैं। OECD सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस में जो कंट्रीज़ आती हैं, तो वो तीनों कैटेगरी आती हैं, ठीक है। OECD, OCDE के अलावा, OECD के अलावा। तो उन्होंने क्या किया कि 1950, 1960 और 1970s में उन्होंने खुद को इंडस्ट्रियलाइज्ड करने की तरफ आए, क्योंकि सब पहले एग्रीकल्चर थे। अब उन्होंने जो है अपने आप को जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लाए, इंडस्ट्रीज लगाने। तो उससे पोटेंशियल गेन क्या हुआ उनको, ठीक है। उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को फ़ायदा क्या हुआ कि उन्हें जो है वो फास्टर टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ मिली, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल थी। ये बैकवर्ड कंट्रीज़ का फ़ायदा था, ठीक है। तो अब ये टेक्नोलॉजी पहले से अवेलेबल थी, मशीनरी पहले से अवेलेबल थी, तो उन्होंने सिर्फ उसको इंपोर्ट करके उन्होंने उसको यूज़ किया, तो जाहिर सी बात है ग्रोथ भी रैपिड हुई, ठीक है। फिर उससे क्या हुआ कि हायर पेइंग जॉब्स क्रिएट हुई। जब जब मशीनरी और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके हम कोई वर्क करेंगे एफिशिएंटली, तो उसमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। जब हाईली स्किल्ड लेबर होगी, तो फिर क्या होगा कि हाई पेइंग जॉब्स भी प्रोवाइड होंगी। फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि जो हाथ से काम करने वाले थे, अब वो मशीनों से काम हो रहा है, तो मशीनों से जो है वो क्वांटिटी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं उसी गिवन टाइम पीरियड में। और फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज से भी बाहर आए, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करी। बहुत काम की चीज़ें थी, मज़ा आ गया। फिर स्ट्रेटजीज़ फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रेटजीज़: इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? वही कि हम रिप्लेस कर देते हैं इंपोर्ट्स को, ठीक है, और हम खुद बनाते हैं, और फिर उसके बाद ISTE स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये होते हैं कि हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट्स को, या हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम क्या करते हैं, हम जो है वो सब्सिडाइज करते हैं और उसे एक्सपेंड करते हैं, हम उसे एफिशिएंट बनाते हैं, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव हो जाए। अब ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो कि एडवांटेजेस क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की। अब सबसे पहला ISI की क्या है कि जो भी प्रोडक्ट में हम इंपोर्ट सब्सिडाइजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट पहले से एग्जिस्ट है, ठीक है। वो पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो पहले से थी उसकी। अब हमने उसी को कॉपी करके उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो उसकी मार्केट तो पहले से थी, नई प्रोडक्ट नहीं है वो, ठीक है। तो एक तो पहले से मार्केट मौजूद है। फिर दूसरा ये है कि जो न्यू इंडस्ट्रीज हम इस्टेब्लिश करेंगे। भाई इसमें ये लिखा हुआ है ना कि डोमेस्टिक मार्केट को बंद करना ज्यादा बेहतर है कि उसके कंपैरिजन में फॉरेन कंपटीशन में न्यू मार्केट, सॉरी, न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए।
ये तो ISI का एडवांटेज तो नहीं है ये भाई। एडवांटेज मैं खुद से बता देता हूँ कि एक्चुअली एडवांटेज क्या होता है, कि एडवांटेज ये होता है कि हमें एक इंडस्ट्री, हमें टेक्नोलॉजी जो है वो मिल जाती है। जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो वो न्यू प्रोडक्ट होती है, उससे जब हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब हम उसको खोल खाल के देखते हैं कि ये कैसे बनी, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो जब हम उस रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर आउटपुट बनता है, उस कमोडिटी का, उस मशीन का ज़्यादा बेहतर आउटपुट बनता है, और हम और भी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हम न्यू इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं। सही है, हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी, उसी से हम न्यू इंडस्ट्री बना सकते हैं। कोई नई प्रोडक्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई नई प्रोडक्ट सोचें उसको फिर हम बनाएं। ठीक है, हम न्यू इंडस्ट्रीज आसानी से बना सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, फॉरेन फर्म्स विल बी इनकरेज टू इन्वेस्ट डोमेस्टिकली टू अवॉइड द बैरियर्स ऑफ ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज, बैरियर्स ऑफ ट्रेड तो पता है ना, या तो टैरिफ बैरियर्स होते हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जिसमें कोटा भी है, टैरिफ्स लगा देते हैं, या दूसरा हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये सब बैरियर्स टू ट्रेड होता है। तो अब फॉरेन फर्म्स क्या करती हैं कि बेचने के लिए अपनी प्रोडक्ट को वो क्या करते हैं कि वहीं पे इस्टेब्लिश कर देते हैं अपनी इंडस्ट्री। ठीक है, वहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, KFC है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया फॉरेन फर्म्स ने, कि हमें फास्ट फूड बेचने के लिए उन्होंने यहीं पे इंडस्ट्री लगा दी। तो अब यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी, इट मीन्स यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे बेचेंगे। तो जो ट्रेड के बैरियर्स थे वो तो ख़त्म ही हो गए, लेकिन एक्चुअली तो ट्रेड ही हो रही है, क्योंकि यहाँ से जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सब बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये एडवांटेज है ये भी ISI का, कि अब ये नहीं होता। जब हम ISI बना लेते हैं ना, तो हमारी अपनी मार्केट इंडस्ट्री हमारी सेव हो जाती है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट हमारे पास ही होती है, बाहर नहीं जाती। लेकिन डिसएडवांटेज भी है ISI के। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज हैव रिड्यूस इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव एंड बिकम competitive। जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इंसेंटिव्स जो है वो अपने रिड्यूस करने पड़ते हैं competitive बनाने के लिए खुद को। जब ISI इंडस्ट्री हम लगाएंगे, ठीक है, तो ISI इंडस्ट्री तो इन्फेंट इंडस्ट्री होगी ना, अब जिससे हम compete कर रहे हैं उसको, तो वो पहले से इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है। तो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री से जो इन्फेंट न्यू बॉर्न इंडस्ट्री है उसको जब हम एक स्केल पे लाएंगे compete करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा कि इंसेंटिव्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। इंसेंटिव्स इन सेंस कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके वेजेस या उनको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं वो उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। प्रोडक्टिविटी नहीं, एक्चुअली हमारी कॉस्ट कम आएगी, तो हम ज़्यादा री इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर सकते हैं, ताकि हम कंपेटिटिव बन जाएं इंटरनेशनल मार्केट में। वरना हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इन्फेंट इंडस्ट्री। ये चैप्टर नंबर 7 अगर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का तुम लोग पढ़ो ना, तो उसमें भी ये ग्राफ दिखेगा, वो ग्राफ बड़े अच्छे से बना हुआ है। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, द डोमेस्टिक इकोनॉमी में टू स्मॉल टू एक्सप्लॉइट अवेलेबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत ज़्यादा छोटी हुई, ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो एग्जिस्टिंग है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लॉइट का मतलब कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत लार्ज हुई हमारी फॉर एग्जांपल, तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे हैंड टू हैंड। मतलब पर ईयर फॉर एग्जांपल हम 2 लाख 3 लाख या 5 लाख 10 लाख हम प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी बहुत तेज़ी से एवरेज कॉस्ट नीचे गिरेगी। लेकिन अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक मार्केट ही हमारी बहुत छोटी हुई, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा हमें उस लेवल पे पहुंचने में जो हमें। लेकिन देखो, शायद एवरेज कॉस्ट गिनना तो अच्छा है ना, क्योंकि उससे फिर कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी। हाँ, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ, एवरेज कॉस्ट गिरने का जो पेस है ना, वो एवरेज कॉस्ट बहुत तेज़ी से जब गिरेगी जब क्वांटिटी तेज़ी से इंक्रीज होगी। अब जब डोमेस्टिक मार्केट ही फॉर एग्जांपल 10,000 की है हमारी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट बहुत स्लो स्लो डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट ही 10 लाख की है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगी। तो जितनी तेज़ी से डिक्रीज होगी उतना हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपेटिटिव बनेंगे। तो अगर बहुत छोटी हुई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जो है वो डिफ़िकल्ट होता है बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में। जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसमें अब इतने बोर्ड्स हैं, इतनी चिप्स हैं, मशीनरीज, इतनी चीज़ें इस्तेमाल हुई हुई हैं, ठीक है, कि उसको
उसकी कॉपी करना भी बड़ा मुश्किल होता है। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियल मशीनरीज होती हैं जिनको कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डिसएडवांटेज है ISI स्ट्रेटजी यूज़ करने का। फिर इसमें कॉस्ट भी बहुत लग जाती है, कॉपी हो ही नहीं पा रही क्योंकि ये तो स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से होती है ना। फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं। बस ये 3 स्लाइड्स रह गई। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पे आ जाते हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के जो है वो हमारे एडवांटेज क्या है। सबसे पहला ये कि ये अलाउ करती है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अवेलेबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडाइज करती है इन इंडस्ट्रीज़ को। मतलब पिक विनर्स, इसमें यूज़ करते हैं हम वर्ड पिक विनर्स। इट मीन्स कि पहले से जो एफिशिएंट इंडस्ट्री होती है लेकिन उनके पास जो है वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वक्त के साथ उनकी जो है वो एवरेज कॉस्ट कम होगी। फ़ौरन से कोई इन्फेंट इंडस्ट्री नहीं कर सकती, लेकिन वो इतने एफिशिएंट हैं कि वो बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है। तो गवर्नमेंट उन्हें पिक करके उनको सब्सिडाइज करती है ताकि वो बहुत जल्दी सब जो है वो खुद मुख्तार हो जाए इंडस्ट्रीज। तो फिर क्या होता है, इस सब्सिडाइजेशन से उन्हें फ़ायदा क्या मिलता है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं, इट मीन्स के क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गई, तो फिर उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल उतनी ही तेज़ी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन इस पर ग्रेटर डोमेस्टिक एफिशिएंसी। इंटरनेशनल कंपटीशन जो है वो डोमेस्टिक एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको सबसे बेहतर क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपकी क्वालिटी बेहतर नहीं है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी और कंट्रीज़ दे रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे जो है वो सऊदीया में ऐसे वो फ्रूट्स ऐसे हैं कि पाकिस्तानी परेशान हो जाते हैं उनको देख के कि ये पाकिस्तानी है, उन पर टैग लगा होता है पाकिस्तानी फ्रूट्स, बोलते हैं हमने तो कभी खाई नहीं है इसको। ओके, लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इज़ नॉट लिमिटेड बाय द स्केल ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होने से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल का एक्सपेंशन है, ठीक है, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी तक नहीं रह जाता बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ता है। अगर डोमेस्टिक में उसकी मार्केट जो है वो 10,000 की है, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, तो वो सिर्फ एक्सपेंशन कितनी होगी उस इंडस्ट्री की, 10,000 तक, ठीक है, उतने ही एम्प्लॉयज़ रखेगा। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, वो एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास पूरी मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट में जिसमें वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो अपनी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है। अच्छा, देयर वर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडस्ट्री, which is it may prove difficult for the infant industry to become established in the face of foreign competition, ठीक है। अब क्या है डिसएडवांटेज, एक कि जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, इन्फेंट इंडस्ट्रीज मतलब न्यू बॉर्न इंडस्ट्रीज जो अभी अभी बनी है, तो उनका क्या होता है कि उनको बड़ी मुश्किल होती है फॉरेन कंपटीशन फेस करने के लिए। तो उन्हें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, कि उनको हाईली सब्सिडाइज्ड किया जाए। जितनी ज़्यादा न्यू इंडस्ट्री होगी उतनी हाईली सब्सिडाइज्ड होगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, सही है, और फॉर एग्जांपल ये इंटरनेशनल प्राइस है, ठीक है। तो अब इन्फेंट इंडस्ट्री जो है, जो अभी बॉर्न हुई है, वो तो कहीं यहाँ पे होगी, ठीक है। तो उसे इतनी अमाउंट चाहिए सब्सिडाइज करने के लिए। अगर वो थोड़ी सी जो है वो ओल्ड है, तो अब उसे इतनी अमाउंट चाहिए सब्सिडाइज करने के लिए। इतनी सब्सिडाइज्ड हो जाए वो कि वो उसकी प्राइसेस यहाँ पे आ जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर वो बेच सकेंगे, ठीक है। मतलब सेम प्राइस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच सकेंगे। और फिर इससे अगर नीचे आ जाएंगे ये, तो फिर ये गेन कर सकेंगे। अब यहाँ पे इनको फ़ायदा होना शुरू होगा, प्रॉफिट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इट मे प्रूव डिफ़िकल्ट टू एक्सपोर्ट इन द फेस ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर इन द पोटेंशियल इंटरनेशनल मार्केट। फिर दूसरा क्या है कि डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं एक्सपोर्ट्स में, जिसमें हमने ट्रेड बैरियर्स पढ़े। अगर वो प्रोटेक्शनिस्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जो इंपोर्टिंग नेशंस हैं, अगर उन्होंने किसी किस्म के टैरिफ्स लगाए हुए हैं, कोटा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, या वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जो अभी हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है, ठीक है, या उन्होंने किसी और के साथ कस्टम यूनियन बनाई हुई है, और वो अगर ISI स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा है, तो फिर क्या होगा कि फिर हमें एक्सपोर्ट करने में मुश्किल होगी, जिससे हमारी इंटरनेशनल मार्केट भी श्रिंक होगी, ठीक है। और फिर हमारी जो ये सब्सिडाइज स्ट्रेटजी है, ये हमारी 5 साल के बजाय, एक एवरेज जैसे 5 साल के बजाय हमारी 15 साल और 20 साल पे भी चली जाएगी, तो ज़्यादा टाइम तक सपोर्ट करना पड़ेगा फिर। और फिर ये लास्ट के करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं डेवलपिंग नेशंस को।
वो डेवलपिंग नेशंस को करंट प्रॉब्लम पॉवर्टी, जो कि सबसे बड़ी वजह है, और इससे भी ज़्यादा पॉवर्टी में भी हेड काउंट रेशियो नहीं बल्कि जो APL है, ठीक है, जो पॉवर्टी गैप है ना एक्चुअली, वो कि सिवियरिटी ऑफ द पॉवर्टी, कि कौन कितना ज़्यादा पुअर है और कि कौन कितना कम पुअर है। और फिर फॉरेन डेब्ट्स हमारे प्रॉब्लम, वही हमने IMF के कर्जे चुकाने और वर्ल्ड बैंक के, तकरीबन तमाम डेवलपिंग नेशंस का यही है। और फिर बैरियर्स टू ट्रेड फेसिंग डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो क्या ट्रेड बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं उन्हें, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास तकरीबन फूड प्रोडक्ट्स के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तो उनके पास तकरीबन बहुत अपनी है, तो वो अपनी ही डोमेस्टिक इस्टेब्लिश इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं। तो इनकी जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं तो उनको बड़ी मुश्किल होती है बेचने में। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 8। किसी को कोई सवाल, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछ ले।